नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर समझिए, आखिर क्यों एक बार फिर नीतीश विकास के दावे की सियासत आपको समझाएंगे। तीसरी खबर होगी ईद का पैगाम, काले बिल्ले का क्या काम, और सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को भी आपको समझाएंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। वहीं अमित शाह के बाद एनडीए के बाकी घटक दलों के नेताओं ने भी साफ साफ कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। साथ साथ खड़े गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अमित शाह की दाईं ओर एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, तो नीतीश कुमार के बाईं ओर हम के संरक्षक जीतन राम मांझी और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, साथ में बिहार एनडीए के और भी तमाम बड़े नेता। ये तस्वीर महज तस्वीर नहीं, एक संदेश है। संदेश 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से बहुमत हासिल करने की कोशिश का, नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ने का। पहले ही से है, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन आ जाता है। ये पहले ही से तय है कि इस बार बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनाएगा। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह जब गोपालगंज पहुंचे तो भरे मंच से ये दोहरा दिया कि नीतीश के नाम पर नो कंफ्यूजन। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, विपक्ष लगातार सवाल पूछता आ रहा था कि नाम क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने नाम लेकर भी सब कुछ साफ कर दिया। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। फिर तो राजनीति होनी ही थी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी को सुन लीजिए। आदरणीय अमित शाह जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब वो जो कहते हैं उसके विपरीत ही करते हैं। कभी नवादा में बिहार में कहा था कि सदैव सदैव के लिए नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद हो गए, लेकिन फिर जरूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिए। टीवी इंटरव्यू में दिए गए अमित शाह के एक इंटरव्यू के बाद चेहरे पर कंफ्यूजन वाला कयासबाजी का बाजार तेज किया गया था। अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज की धरती से एक बयान देकर उस कंफ्यूजन पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, एनडीए की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि एक बार फिर से नीतीश ही चेहरा होंगे। तो सवाल है कि आखिर क्यों एक बार फिर नीतीश कुमार? इसको समझने के लिए आज की हालिया राजनीति को समझते हैं। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और यह भी साफ है कि मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन या फिर कहें इंडिया अलायंस के बीच में होने जा रहा है। और आज की तारीख में एनडीए का कुनबा तय हो चुका है। और एनडीए की बात करें तो इसमें बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल है। यानी ये 5 दल एक साथ एनडीए में हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें
तो महागठबंधन में फिलहाल आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टियां दिख रही हैं। लेकिन उसमें भी कांग्रेस आजकल चेहरा के मुद्दे पर थोड़ा टाइट होकर बोल रही है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि चेहरा कौन होगा वो हम बाद में देखेंगे, मतलब अभी कुछ पेच बाकी है। अब जबकि एनडीए ने एक तरह से नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक बार फिर से नीतीश क्यों? तो ऐसे में आपको पिछले करीब 20 साल की राजनीति को समझना जरूरी है। देखिए, 2005 में पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बहुमत की सरकार बनाई थी। तब से लेकर आज तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जीतन राम मांझी के एक छोटे से कार्यकाल को अगर आप छोड़ दें तो नीतीश कुमार ने ही सत्ता की बागडोर संभाली है। मांझी को भी नीतीश कुमार ने ही सीएम बनाया था। इन 20 सालों में नीतीश कुमार जिसके भी साथ रहे, बिहार में सरकार उसकी ही बनी। 2005 में एनडीए के साथ थे तो एनडीए की सरकार बिहार में बन गई। 2010 की बात कर लीजिए तो नीतीश कुमार और बीजेपी एक बार फिर से साथ साथ चुनाव लड़े। एनडीए की और भी ज्यादा प्रचंड जीत हुई और बिहार में सरकार बनी। लेकिन 2015 आते आते नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ चले गए और फिर बिहार की राजनीति की तस्वीर ही बदल गई। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और लालू प्रसाद की पार्टी को सरकार में शामिल होने का मौका मिला। लेकिन वही नीतीश 2020 में बीजेपी के साथ लड़े तो फिर से एनडीए की सरकार बन गई और आरजेडी को विपक्ष की कुर्सी पर बैठना पड़ा। मतलब यह कि गठबंधन कोई भी हो, चेहरा नीतीश ही होते हैं और नीतीश एनडीए से हटे तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। आरजेडी को नीतीश ने छोड़ा तो आरजेडी भी सत्ता से आउट हो गई। यानी कि सरकार बनाने के लिए नीतीश जरूरी हो गए। इसके पीछे कई कारण भी हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा कारण नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। सिर्फ 2 चुनाव पर अगर आप नजर डालें तो कहानी पूरी तरह समझ में आ जाएगी। 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को 15.39% वोट मिले, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज बढ़कर 18.52% हो गया और ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में हर के लिए जरूरी हो गए हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को अभूतपूर्व बताया है और इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को अगर विकास नहीं दिख रहा है तो अपना इलाज कराएं। नित्यानंद राय के बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर आए, विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया और विपक्ष पर गरजने के बाद वापस लौट गए। लेकिन बिहार की सियासत में उनके बयानों की चर्चा अब भी जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार को 5 साल में बाढ़ मुक्त करने के अमित शाह के बयान पर सोशल मीडिया एक्स पर तंज कसा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर पलटवार कर दिया। नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष को यदि विकास नहीं दिख रहा तो वो अपना इलाज कराए। कि जरा आंख से चश्मा हटाइए और जनता की आवाज को अपनी कानों से सुनिए। न वह देखते हैं न सुनते हैं, बहरे और गूंगे की तरह बोलते हैं। नित्यानंद राय के इस बयान पर बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने नित्यानंद राय के बयान पर पलटवार किया। अमित शाह जी, अगर आपकी सरकार बिहार में काम की हुई होती तो इस चुनावी वर्ष में बिहार में आपको पब्लिक रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इन रैलियों में आप बोल भी क्या रहे हैं? अपनी बातें कम और माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी पे टिप्पणी आप ज्यादा कर रहे हैं। तो जेडीयू नेता खुलकर नित्यानंद के बयान के समर्थन में उतर आए हैं। वास्तविकता यही है कि राजद के लोग बिहार के विकास के दुश्मन हैं। इनके लिए राजनीति का आधार जात पात पर बांटना, धर्म के आधार पर बांटना, माहौल खराब करना, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाना है। अपने 2 दिन के बिहार दौरे में अमित शाह ने बिहार में हो रहे विकास की लंबी सूची गिनाई। साथ ही लालू राबड़ी शासन पर तंज कसते हुए लालू प्रसाद से उनके काम का हिसाब भी मांगा।
ऐसे में वो भले ही दिल्ली वापस लौट गए हों, उनके बयान पर बिहार का सियासी पारा अभी भी हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप विकास पर वार पलटवार वाली सियासत को समझिए। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर थे और अमित शाह ने एनडीए सरकार द्वारा किए गए काम को जनता के सामने रखा, उसको बताया और लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल पर अमित शाह ने जमकर निशाना भी साधा। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है और आरजेडी के नेताओं ने डबल इंजन की सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव के तंज पर एनडीए के नेताओं ने भी पलटवार किया और यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें विकास नहीं दिख रहा है तो वो अपना इलाज कराएं। मतलब ये कि चुनावी साल में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप और दावों का दौर तेज हो गया है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। पूरी दुनिया भाईचारे का त्योहार मना रही है। ईद पर मोहब्बत का पैगाम बांटा जा रहा है, पर भारत में ईद के बहाने सियासत की जा रही। कई जगह मुसलमानों ने काला बिल्ला लगाकर नमाज अदा की। मंगलवार को सरकार संसद में जो वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है, उसे लेकर सियासत अभी से गरमाने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये काला बिल्ला ईद के जश्न में सियासत की तस्वीर है। ये काली पट्टी पर्व को राजनीतिक प्रदर्शन में बदलने की कोशिश है। पूरी दुनिया भाईचारे और मोहब्बत के पर्व का जश्न मना रही है, पर भारत में कई जगह पर नमाजियों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। वजह थी वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध। वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है, हम उसके एहतजाज के लिए आए हैं। उसके लिए काली पट्टी बांधी जा रही है। ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। अरे नमाज को छोड़ दो, एक दिन सियासत करना है, काली पट्टी का पूरा काला कपड़ा पहन लो, कोई रोक रहा है? लेकिन नमाज के दिन काली पट्टी लगाना ये कहाँ जायज है? जिन लोगों ने किया है वो सही नहीं किया। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने भी काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज पढ़ने पर ऐतराज जताया है। त्यागी कहते हैं कि प्रेम और भाईचारे के त्योहार पर विरोध प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। बिल पर उनकी राय भिन्न हो सकती है, लेकिन उत्साह, उमंग के और बलिदान के इस त्योहार पर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। नमाजियों का ये विरोध संसद में प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। उनका आरोप है कि ये बिल मुसलमानों के साथ अन्याय है, पर एनडीए में शामिल पार्टियों का कहना है कि सियासत अपनी जगह है और इबादत अपनी जगह। नमाज को प्रदर्शन करने का जरिया बनाना सरासर नाजायज है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज पढ़ने को समझने के पहले वक्फ बिल में जो संशोधन का प्रस्ताव है, आप उसे समझ लीजिए। मतलब क्या बदला जाना है, क्या संशोधन करना है, क्या प्रस्ताव दिए गए हैं। दरअसल वक्फ संशोधन में मौजूदा संपत्तियों को नियमित करने का प्रावधान है। 6 महीने के अंदर पूरी संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी। कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उसकी भी जानकारी देनी होगी। और अब संपत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना जरूरी होगा, और अगर जमीन विवादित है या सरकारी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब आप एक एक पॉइंट को पहले और अब होने वाले बदलाव के जरिए समझिए। मतलब पहले इसमें क्या था, बदलाव के बाद इसमें क्या किया जाना है और क्यों विवाद पड़ रहा है। देखिए, अब तक वक्फ बोर्ड के फैसलों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन संशोधन के बाद वक्फ के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब तक
ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी हुआ करता था, लेकिन अब संशोधन के बाद ट्रिब्यूनल के खिलाफ फैसले के खिलाफ आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब तक इस्लामिक उपयोग वाली जमीन ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाया करती थी, मतलब ऐसी जमीन जो इस्लामिक उपयोग में आती है वो वक्फ की हो जाया करती थी, चाहे किसी ने दिया हो या ना दिया हो। लेकिन संशोधन के बाद जब तक कोई भी प्रॉपर्टी किसी ने दान ना दी हो, वक्फ की संपत्ति वो नहीं होगी। इसके अलावा अब तक वक्फ में महिला या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता था, लेकिन संशोधन के बाद केंद्रीय काउंसिल में 2 महिला सदस्य अनिवार्य कर दी गई हैं। यही नहीं, काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी जरूरी कर दिए गए हैं। मतलब यह कि संशोधन के बाद वक्फ के अधिकार पर अंकुश लगेगा, और यही बात अच्छी नहीं लग रही है, जिस वजह से आज नमाज अदा करने के वक्त काला बिल्ला लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध भी जताया है, और उनकी तरफ से यह विरोध किया जा रहा है कि इस बिल को न लाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि सरकार जल्द से जल्द इस बिल को सदन में लाने वाली है, और इस बिल पर भी आगे बहस छिड़ सकती है। और देखिए, अब आपको खबर समझाते हैं। मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन को मुस्लिम विरोध मान रहे हैं, और विरोध के लिए नमाज के समय कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधी। सवाल है कि ईद मेल मिलाप का त्यौहार है, तो ऐसे में क्या काली पट्टी बांधना ठीक है? शहनवाज हुसैन ने इबादत में सियासत को गलत बताया। विरोध तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन ईद के दिन नमाज पढ़ने समय काली पट्टी ना बांधते तो क्या हो जाता, ये भी कहा जा रहा है। और ऐसे में ये बात मुस्लिम समुदाय के लोगों को कही जा रही है कि अगर इबादत की जा रही थी तो उस वक्त प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर एक और आदिवासी संगठनों का आंदोलन, तो दूसरी ओर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर काफी संगीन आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार सरना स्थल के अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहती है। इस पर क्या है सत्ताधारी दल जेएमएम का जवाब, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में सड़क पर संग्राम और सिरम टोली पर सियासत दोनों चरम पर है। सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर विपक्ष हेमंत सरकार पर दो तरफा हमले किए जा रहा है। एक और आदिवासी संगठनों ने अल्टीमेटम देकर झारखंड सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश की है, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर हमलावर हैं। बाबूलाल मरांडी जानबूझकर रैंप विवाद को तूल देने का आरोप हेमंत सरकार पर मढ़ रहे हैं। देखिए, तो सरकार ने जानबूझ करके ये समस्या को पैदा की है, तो फिर उसका डिजाइन को उसी प्रकार से बनाते, या तो उसको कोई देर पहले गिरा देते या फिर आगे ले जाते। झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल के मौसम में विरोध की आवाज गूंज रही है। पवित्र सरना स्थल के पास सिरम टोली फ्लाईओवर का रैंप बनाने पर लगातार आपत्ति जाहिर की जा रही है। बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन की सरकार से ये सवाल खड़े कर पूछ रहे हैं कि पहले से तैयार डीपीआर के आधार पर काम आखिर क्यों नहीं हुआ। आदिवासी संगठनों से बातचीत के बावजूद सरकार पवित्र सरना स्थल के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश क्यों कर रही है। जो सरना स्थल है वो जानबूझ करके उन्होंने उस स्थल को ही एक प्रकार से समाप्त करने के भरसक प्रयास किए। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के इन संगीन आरोपों पर भला सत्ताधारी दल भी कहां चुप बैठने वाला था। सरहुल और सरना स्थल पर सियासी टिप्पणी का जेएमएम ने विरोध किया। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल पर पलटवार किया और आदिवासियों को भरोसा दिया कि हेमंत सरकार उनके हित में ही काम करेगी। उनकी जो सोच है ये पृथकतावादी सोच है, ऐसा कोई मामला नहीं है। लगातार लोग संपर्क में है और कल आप देखेंगे कि जब सरहुल का मेला लगेगा वहां पर जब कारवां पहुंचेगा तो किस उत्साह के साथ होगा ये भी आप लोग देख रहे हैं।
सत्ताधारी दल ये दावा कर रहा है कि सरहुल की शोभा यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी, आदिवासियों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आरोप है कि विपक्ष में बैठी बीजेपी आदिवासियों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि आरोप और प्रत्यारोप की सियासत से सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर कोई निदान निकलता है या राजनीतिक रार आगे भी जारी रहेगी। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।